हेलो बच्चों, तो आपके हाफ ईयरली एग्जाम का कंप्लीट रिवीजन अब स्टार्ट करते हैं और बायो के दोनों चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की भी बात करेंगे। बेटा आप लोगों को पता है आपके सिलेबस में न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन ये 4 लाइफ प्रोसेसेस इंक्लूडेड हैं। तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन और डाइजेशन से। न्यूट्रिशन प्रोसेस बच्चों वो प्रोसेस है जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, राइट। जो फूड है उसका ब्रेक डाउन होगा, उससे जो एनर्जी मिलेगी उसको हम अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए यूटिलाइज करते हैं। तो दो तरह का न्यूट्रिशन बच्चों देखने को मिलता है, ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक मतलब जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लें, सेल्फ। ऑटो का मतलब ही सेल्फ होता है, तो ग्रीन प्लांट्स आ जाएंगे इसमें। जबकि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करेंगे प्लांट्स पे, वो क्या कहलाएंगे? हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स। और न्यूट्रिशन कैसा हो जाएगा? हेटरोट्रोपिक। इसमें होलोजोइक, पैरासिटिक और सेप्रोफाइटिक। होलोजोइक जो सॉलिड फूड माउथ या माउथ जैसी ओपनिंग के थ्रू लेते हैं, दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे या बॉडी के अंदर सर्वाइव करते हैं, वहां से फूड ऑब्टेन करते हैं उसकी बॉडी से, वो पैरासाइट्स होते हैं। तो एक्टो अंदर रहेंगे बॉडी के, सॉरी एक्टो बाहर रहेंगे और एंडो बॉडी के अंदर से फूड ऑब्टेन करते हैं। और सेप्रोफाइट बच्चों डेड डिकेड मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, राइट। तो ऑटोट्रोप और हेटरोट्रोप का बेसिक डिफरेंस आपको पता है कि जो अपना फूड प्रिपेयर कर ले वो ऑटोट्रोप्स होते हैं, जबकि प्लांट्स पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर डिपेंड करें तो उनको हेटरोट्रोप्स कह देते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की, दैट इज फोटोसिंथेसिस। तो जो रॉ मटेरियल है ना बेटा, वो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जरूरत होती है। तो CO2 और H2O की प्रेजेंस में, CO2 और H2O मिलके सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना फूड खुद बना लेते हैं, जो कि स्टार्च की फॉर्म में प्लांट्स में स्टोर हो जाता है। एंड साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। बैलेंस इक्वेशन आप यहां पे देख पा रहे होंगे। तो एंड प्रोडक्ट क्या बना? कार्बोहाइड्रेट बना, ग्लूकोज बना, जो कि प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो गया और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ये स्टार्च जब ट्रांसपोर्ट होगा, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा, ट्रांसपोर्ट जब होता है तो सुक्रोज की फॉर्म में होता है बेटा। स्टोर किस फॉर्म में हुआ? स्टार्च की फॉर्म में, लेकिन ट्रांसपोर्ट कैसे हुआ? सुक्रोज की फॉर्म में। तो ये प्रोसेस है, ये 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जो सन की लाइट एनर्जी है उसका एब्जॉर्प्शन होता है। सेकेंडली जो क्लोरोप्लास्ट है वो एब्जॉर्ब करने के बाद उसको लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में। तो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। एंड फाइनली ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर अकर्स। क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में होता है तो इसको फोटोलिसिस कहा जाता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। क्लियर? तो जरूरी नहीं है कि नेचर में ये रिएक्शन इसी फॉर्म में हो, ये एक्सचेंज कर सकते हैं स्टेप्स। तो ये तीनों फेजेस बच्चों ये कहलाता है लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इसके लिए लाइट की जरूरत होती है। और जब फाइनल फिक्सेशन होगा CO2 का, तो उसके लिए लाइट की जरूरत होगी या नहीं होगी वो डिपेंड करता है। तो जो लाइट रिएक्शन के एंड प्रोडक्ट होते हैं वो होते हैं ATP प्लस NADPH। ये स्टार्टिंग मटेरियल का काम करते हैं। इसको एसिमिलेटरी पावर कहा जाता है क्योंकि इनमें एनर्जी स्टोर्ड है। सो दिस इज एसिमिलेटरी पावर। और ये स्टार्टिंग मटेरियल का काम करता है फॉर डार्क फेज ऑफ लाइट फोटोसिंथेसिस, जहां पे फाइनल फिक्सेशन होता है CO2 का टू फॉर्म ग्लूकोज, या जो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो ये डार्क रिएक्शन की रिएक्शन है। तो लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। अगेन ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है। लीफ का क्रॉस सेक्शन, आपको सारे पार्ट्स लेबलिंग आपको ध्यान होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए कि अपर एंड लोअर एपिडर्मिस होता है, बीच में पूरा का पूरा एरिया क्या कहलाता है? मेसोफिल। मेसोफिल में 2 टाइप का टिश्यू होता है या 2 टाइप की सेल्स होती हैं, पहले से टिश्यू एंड स्पंजी पैरेन्काइमा। और अपर एपिडर्मिस कवर होता है वैक्सी क्यूटिकल से, जो ट्रांसपिरेशन को रेगुलेट करने में हेल्प करता है बेटा। एयर स्पेसेस, एयर गैप्स प्रेजेंट होते हैं लीव्स में। तो ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर? उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, एक इंपॉर्टेंट डायग्राम आता है, दैट इज स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। कि जब सफिशिएंट वाटर अवेलेबल होता है तो ये जो गार्ड सेल्स हैं, ये गार्ड सेल्स डेवलप कर जाती हैं, तो उसकी वजह से जो स्टोमेटल पोर है इसका साइज बढ़ जाएगा।
इट इज नोन एज ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। बट जब वाटर की डेफिशिएंसी होगी तो गार्ड सेल श्रिंक कर जाती है, साइज ऑफ स्टोमेटल पोर डिक्रीजेस विच इज नोन एज क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्यों है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा? क्योंकि देखो स्टोमेटा दो फंक्शन परफॉर्म करता है, इंपॉर्टेंट फंक्शन। इट हेल्प्स इन गैस एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज में हेल्प करेगा, CO2 का रिमूवल होगा, ऑक्सीजन की एंट्री होगी। एंड सेकेंडली इट रेगुलेट्स ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर, तो ट्रांसपिरेशन को रेगुलेट करने का भी काम करता है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। लेकिन अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है वो 5 स्टेप में कंप्लीट होती है। इंजेशन मींस इनटेक ऑफ फूड, ब्रेक डाउन ऑफ फूड दैट इज डाइजेशन, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। एब्जॉर्प्शन, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको सेल के साइटोप्लाज्म में लेना, दैट इज एब्जॉर्प्शन। और उस एब्जॉर्ब फूड से एनर्जी जो मिली उसको यूटिलाइज करना फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, दैट इज एसिमिलेशन। एंड फाइनली जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है ना बेटा, वो अनडाइजेस्टेड वेस्ट बाहर निकल जाता है बॉडी से, उस प्रोसेस को कहते हैं इजेशन। तो इसमें कंफ्यूज नहीं रहना है। इनका मतलब इंजेशन एंट्री, इजेशन का मतलब एग्जिट। तो ये जो प्रोसेस है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ऑलमोस्ट सेम होती है, स्टेप सेम होते हैं। तो अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा की हम बात करें तो देखिए जैसे ही फूड कोई पास में दिखाई देता है, फूड पार्टिकल्स पास में दिखाई देते हैं तो उसमें सूडोपोडिया डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि एक ही सेल में सारा काम होना है। तो यहाँ पे आपको और क्लैरिफाई कर दूं, यहाँ पे न्यूक्लियस भी है और ये वैक्यूल भी है। अभी ये सिंपल वैक्यूल है, लेकिन जैसे ही फूड की एंट्री इसमें हो जाएगी, दिस वैक्यूल इज नोन एज या इट चेंजेस इनटू फूड वैक्यूल। अब वैक्यूल में है डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तो वो इस फूड पार्टिकल्स पे एक्ट करना शुरू कर देंगे। तो इंजेशन यहां पे हो गया फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप यहां पे हो गया, देन वो जो डाइजेस्टेड फूड है इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सेल, सेल का साइटोप्लाज्म उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। एंड फाइनली उस एसिमिलेटेड एनर्जी को यूटिलाइज करेगा अमीबा फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। और फाइनली बॉडी सरफेस के थ्रू ही मेटाबॉलिक वेस्ट, अनडाइजेस्टेड वेस्ट बाहर निकल जाएगा, दैट विल बी इजेशन। तो 5 स्टेप में प्रोसेस, चाहे वो यूनिसेलुलर है चाहे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कंप्लीट हो जाती है बेटा। अब जो हायर ऑर्गेनिजम्स है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, उसमें प्रोसेस थोड़ी सी क्या हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें, ह्यूमन बींग्स में बेटा होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। बक्कल कैविटी से प्रोसेस स्टार्ट होती है, जिसको आप ओरल कैविटी या माउथ भी कहते हैं नॉर्मली। यहां पे 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, टीथ और टंग। टीथ के लिए 3 वर्ड आपको याद रखने हैं, हेट्रोडोंट, थिकोडोंट एंड डाइफाइकोडोंट। हेट्रोडोंट मींस डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट, 4 तरह के टीथ होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। थिकोडोंट का मतलब है टीथ आर कंप्लीटली एम्बेडेड इन गम्स। एंड डाइफाइकोडोंट का मतलब 2 बार आते हैं, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। तो डेंटल फॉर्मूला क्या होता है एडल्ट ह्यूमन बीइंग का, 2123 into 2 is equal to 32। इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। अब आप में से कोई ये बता सकता है कि यंग वन का डेंटल फॉर्मूला क्या होगा? कमेंट सेक्शन में आप बताइए फटाफट। अब माउथ में ब्रेकडाउन के बाद टंग के साथ मिलके एक बोल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसको बोलस कहते हैं, और ये ईसोफेगस से पेरिस्टेलिक मूवमेंट करता हुआ नीचे की तरफ मूव करता है। तो ईसोफेगस की वॉल क्योंकि मस्कुलर होती है, तो वहां पे कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से फूड नीचे की तरफ मूव करता है, और उस मूवमेंट को पेरिस्टेलिक मूवमेंट कहते हैं। एंड देन इट रीचेस टू स्टमक। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स और उनके फंक्शन। स्टमक में डाइजेशन स्टार्ट हो गया, लेकिन उससे पहले माउथ में भी डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि वहां पे क्या था, माउथ में सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, टाइलिन, सलाइवरी अमाइलेज, जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। अब यहां पे HCl एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से पेप्सिन एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है और प्रोटीन का डाइजेशन करता है। म्यूकस की जो वॉल है वो HCl के एसिडिक इफेक्ट से स्टमक को बचाती है ना। उसके बाद फूड पहुंच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्जेस्ट पार्ट है
ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का नियरली 6.5 मीटर लॉन्ग, लेकिन क्योंकि डायमीटर कम है इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का, क्योंकि यहाँ पे दो सिक्रेशन आती है, लीवर से बाइल आता है और पैनक्रियाज से पैनक्रेटिक जूस आता है। लीवर से जो बाइल जूस आता है बेटा, उसमें बाइल सॉल्ट्स और बाइल पिगमेंट होते हैं। जो बाइल सॉल्ट्स हैं, बाइल पिगमेंट्स हैं, दे हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स हैं उनको स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, जिससे वो इजिली एब्जॉर्ब हो जाए। और पैनक्रेटिक जूस में प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के और फैट के डाइजेशन के लिए पैनक्रेटिक लाइपेज, ट्रिप्सिन और एंजाइम लाइपेज प्रेजेंट होता है। अब सलाइवा की मैंने जो बात बताई आपको, यहाँ पे सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट है, ठीक है। स्टमक में HCl, पेप्सिन, म्यूकस, इंटेस्टाइन में ये तीनों चीजें प्रेजेंट है, इसलिए उनको कॉमनली इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहा जाता है उनको। और उसकी सिक्रेशन को क्या कहते हैं? सक्कस एंटेरिकस। याद रखना है आपको, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके लिए वर्ड क्या यूज किया जाता है? सक्कस एंटेरिकस। क्लियर? उसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करें तो लीवर, लीवर के बाद पैनक्रियाज, पैनक्रियाज में ये तीनों एंजाइम आपको ध्यान रखने हैं। एंड फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन में जब फूड पहुंचेगा तो वहां पे कोई डाइजेशन नहीं होता, वहां पे सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। वाटर का मेनली एब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एनस के थ्रू बाहर चला जाता है। सेकेंड मेटाबॉलिक प्रोसेस है रेस्पिरेशन। व्हाट इज रेस्पिरेशन? एंजाइम कंट्रोल मेटाबॉलिक प्रोसेस विच वेयर ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर्स टू प्रोवाइड एनर्जी। तो बायोकेमिकल प्रोसेस है, एनर्जी रिलीज होती है, माइटोकॉन्ड्रिया और लंग्स दोनों में होती है। तो जो ग्लूकोज था वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 रेस्टो में ब्रेकडाउन हो जाता है और एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। क्लियर? दो तरह का रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन की उसमें दो स्टेप इन्वॉल्व है। एक तो है गैस एक्सचेंज की इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा जो फूड के ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज हुई ग्लूकोज की फॉर्म में उसको यूटिलाइज करना, ठीक। अब पाथवे क्या होता है? तो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, सेल के साइटोप्लाज्म में ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरुवेट या इसको आप पायरुविक एसिड भी कह सकते हैं। अगर पायरुविक एसिड लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होना। तो 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बन जाते हैं। अब डिपेंड करेगा कंडीशंस पे, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो कैसा हो गया? अनएरोबिक रेस्पिरेशन, तो उससे बनेगा इथेनॉल और बहुत कम अमाउंट में एनर्जी, नियरली 2 ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड। लेकिन टेम्पररी अगर लैक ऑक्सीजन का, जैसे हमारे मसल सेल्स में होता है, तो लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है मसल्स में, दैट कंडीशन इज नोन एज मसल फटीग, मस्कुलर क्रैम्प जिसको आप कहते हैं, और एनर्जी रिलीज होती है। बट एरोबिक रेस्पिरेशन में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बिकॉज ऑक्सीजन प्रेजेंट है एंड नियरली 38 ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड। ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, आप डिफरेंस देख सकते हैं। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या फर्क है? ब्रीथिंग फिजिकल प्रोसेस है जो लंग्स में इनहेल करती है ऑक्सीजन को, एक्सहेल करती है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो मेजर डिफरेंसेस क्या होते हैं? इनहेलेशन में क्या होगा, एक्सहेलेशन में क्या होगा? सबसे पहले रिब्स जो है उनकी पोजीशन की बात कर लेते हैं। इनहेलेशन में रिब्स मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड, एक्सहेलेशन में अपोजिट हो जाएगा, रिब्स डाउनवर्ड हो जाएंगी। इसके साथ साथ जो इससे मसल्स अटैच्ड हैं तो इंटरकोस्टल मसल्स वो रेज्ड अप हो जाएंगे। तो यहाँ पे इंटरकोस्टल मसल्स लिख लीजिए, इंटरकोस्टल मसल्स रेज्ड अप, यहाँ पे गेट्स डाउन लोवर्ड। तो डायाफ्राम फ्लैट, तीसरा चेंज इनहेलेशन में, और यहाँ पे डायाफ्राम डोम शेप्ड हो जाएगा। तो इसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम हाई होता है इन केस ऑफ इनहेलेशन, जबकि लेस हो जाता है इन केस ऑफ एक्सहेलेशन। तो जो ऑक्सीजन है इट रशेस इन, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बाहर ज्यादा है अंदर कम है, और गैसेस डिफ्यूज करती हैं हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। लेकिन CO2 क्योंकि
एज ए बाई प्रोडक्ट भी फॉर्म हो रही है, तो CO2 की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू इनटू द एटमॉस्फेयर, सो हाई से लो प्रेशर की तरफ वो मूव कर जाती है। क्लियर? सो दिस इज ब्रीदिंग मैकेनिज्म, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, आप 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, राइट? तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये कहां से स्टार्ट हो जाता है? नोस्ट्रिल से शुरू हो जाता है, राइट? जिसको हम नेजल पैसेज कह देंगे। उसके बाद ये कहां पहुंचेगा? नेजोफेरेंक्स में। नेजोफेरेंक्स से चला जाएगा कहां पे? ट्रैकिया में। अब ट्रैकिया में यहां पे क्या होता है? इट इज फॉर्म्ड ऑफ इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग्स जो कि शी शेप्ड होती हैं। दे प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। यहां पे फिर लैरिंक्स और उसके बाद ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल। अब ब्रोंकाई प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, इसकी फाइन ब्रांचिंग हो जाती है, जिसकी वजह से टोटल सरफेस एरिया इनसाइड लंग्स रीचेस टू 80 मीटर स्क्वायर फॉर इफेक्टिव गैसेस एक्सचेंज। ब्रोंक्यूल लीड्स इनटू एल्वियोलाई, जो एल्वियोलाई एक बंच बना देते हैं इस तरह ग्रेप लाइक, विच इज नोन एज एल्वियोलर सैक। तो ये पार्ट होते हैं सारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के। इसमें आपको क्या याद रखना है कि जो ब्रांचिंग है वो क्यों होती है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रैकिया, साउंड बॉक्स क्या है, लैरिंक्स क्या है, विंड पाइप और साउंड बॉक्स का डिफरेंस पता होना चाहिए। साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वोकल कॉर्ड्स, वाइब्रेशन जो होगा वोकल कॉर्ड्स में, इट प्रोड्यूसेस साउंड। अब जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो किस तरह से रेस्पायर करते हैं, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए बेटा, एक चीज आपको क्लियरली याद रखनी है, जो अमाउंट होता है ऑक्सीजन का लैंड पे हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है? सो द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज लो एज कंपेयर टू इन द एयर। सो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में ब्रीथिंग रेट फास्टर होता है एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अर्थवॉर्म में क्यूटिकल ऑफ स्किन के थ्रू होता है, फिशेस में गिल्स के थ्रू होता है, रेप्टाइल्स बर्ड्स में लंग्स के थ्रू होता है, फ्रॉग में 3 टाइप का होता है, क्यूटेनियस स्किन के थ्रू भी होता है, लंग्स के थ्रू भी होता है और बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन भी देखने को मिलता है। तो जो पूरा पाथवे है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, नोस्ट्रिल से आया, नेजल कैविटी से होती है फेरेंक्स में पहुंच गई, फेरेंक्स से वॉइस बॉक्स जहां पे साउंड प्रोड्यूस होगी ड्यू टू वोकल कॉर्ड्स, ट्रैकिया बना है सी शेप कार्टिलेजनस रिंग्स का विच प्रिवेंट्स कोलैप्सिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, ब्रोंकाई प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं और ब्रोंक्यूल में पहुंच जाता है। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल में अगर कोई आपसे डिफरेंस पूछे तो ब्रोंकाई में कार्टिलेजनस रिंग्स होती हैं, ब्रोंक्यूल्स में नहीं होती हैं बेटा। एंड देन एक्चुअल साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज आर एल्वियोलाई। क्लियर टू एवरीवन? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। प्लांट्स में रेस्पिरेशन सेम, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 रिलीज करते हैं, कोई स्पेशलाइज सिस्टम नहीं होता, स्टोमेटा हेल्प करते हैं गैस एक्सचेंज में। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की या सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो अगर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो 3 कंपोनेंट होते हैं। सर्कुलेटरी फ्लूइड, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? ब्लड, हार्ट पंपिंग ऑर्गन एंड ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरी, 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती है। तो अगर हम ब्लड से स्टार्ट करें तो ब्लड की कंपोजिशन आप सबको पता होगी। ब्लड में 2 पार्ट होते हैं, प्लाज्मा एंड कॉर्पसल्स। प्लाज्मा 55% बनाता है जबकि कॉर्पसल्स 45% बनाती है। प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर होता है। कॉर्पसल्स में 3 तरह की सेल्स हैं, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगी, डब्ल्यूबीसी जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगी एंड थर्ड वन आर प्लेटलेट्स जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है। ठीक है बेटा, तीनों के फंक्शन आपको याद रखने हैं। अब ये जो पंपिंग ऑर्गन है ये हेल्प करता है डबल सर्कुलेशन में। आप याद रखना सिर्फ फिशेज में सिंगल सर्कुलेशन होता है, उसके अलावा सारे वर्टिब्रेट्स में डबल सर्कुलेशन मिलता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है ह्यूमन बींग्स में, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। जो लेफ्ट साइड है हमेशा उसमें प्योर ब्लड होगा, राइट साइड में इम्प्योर ब्लड होगा। लार्जेस्ट आर्टरी ओर्टा, लार्जेस्ट वेन सुपीरियर वेना केवा। लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड वॉल होता है,
राइट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल होता है जो प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। सो क्लोजिंग ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल प्रोड्यूसेस फर्स्ट अर्थ साउंड। और जो इसके अलावा जो बेस है ऑरिकल्स का, वहां पे सेमिनोलर वॉल्स होता है, उनके क्लोजर से सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। इंपॉर्टेंट क्या है, डबल सर्कुलेशन। आप 4 बॉक्सेस बना लो सिंपल से, इससे सिंपल तरीका हो नहीं सकता। आप इसमें क्या क्या लिखना है, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। अब लंग से जो प्योर ब्लड है वो कहां पे आएगा, लेफ्ट ऑरिकल में, विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन। ये एक्सेप्शन है, वेन्स इंप्योर ब्लड कैरी करती हैं लेकिन पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन है। यहाँ पे है बाइकस्पिड वॉल, वो इसको भेज देगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ओर्टा की हेल्प से ब्लड जाएगा बॉडी पार्ट्स में। अब बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन तो यूज हो गई और CO2 इसमें मिक्स हो गई, तो ये कैसा हो गया, इंप्योर हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होगा सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से, फ्रॉम अपर एंड लोअर बॉडी पार्ट। ठीक, तो एक बार एंट्री यहां पे हुई, बॉडी में चला गया। अब सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से ये ब्लड जाता है राइट ऑरिकल में, तो दोबारा एंट्री हो गई, इसलिए डबल सर्कुलेशन। यहां पे प्रेजेंट है ट्राइकस्पिड वॉल। अब राइट ऑरिकल से ये ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल इसको लेके जाएगा विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरीज प्योर ब्लड कैरी करती हैं, ये एक्सेप्शन है। पल्मोनरी आर्टरीज को लेके जाएगी लंग्स में फॉर प्यूरिफिकेशन। ठीक, तो ये सिंपल से बॉक्सेस बना के आप डबल सर्कुलेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर, याद रहेगा। ये ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के डिफरेंसेस आप देख सकते हैं। जहां पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट ना हो, आर्टरीज वेन्स प्रेजेंट ना हो, वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो करता है, ब्लड का फ्लो स्लो होता है, न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली एक्सचेंज होते हैं ब्लड और टिश्यूज के बीच में। जबकि हायर ऑर्गेनिजम्स में एक वेल डिफाइंड सिस्टम होता है आर्टरी वेन कैपिलरीज की फॉर्म में, तो उसको कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। याद रहेगा बेटा। चलिए, ये देखिए बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। आप देख पा रहे होंगे, डायरेक्शन ऑफ ब्लड हमेशा आर्टरीज हार्ट से दूर लेके जाती है, जबकि वेन्स ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आती है। आर्टरीज थिक वॉल्ड होती हैं, वेन्स थिन वॉल्ड होती हैं। आर्टरीज का जो ल्यूमन है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो नैरो है, यहाँ पे वाइड ल्यूमन है। प्रेशर ब्लड का हाई होगा, थिक वॉल्ड होती है, तो इनमें लो होगा। आर्टरीज में कोई वॉल्व्स नहीं है, लेकिन वेन्स में वॉल्व प्रेजेंट होता है। और आर्टरीज और वेन्स का जो फाइन नेटवर्क है, आर्टरीज बना देंगी आर्ट्रियोल्स, वेन से बन जाएगा वेन्यूल्स, और इनका जो नेटवर्क है वो क्या कहलाएगा, कैपिलरी नेटवर्क। तो आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज आर ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स और हार्ट मिलके क्या बना देते हैं, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए थोड़ा सा ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है। प्लांट्स रूट एयर के हेल्प से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे, लेकिन ट्रांसपिरेशन के थ्रू इसका लॉस हो जाता है, तो इसकी वजह से एक गैप क्रिएट हो जाता है। ट्रांसपिरेशन की वजह से वाटर का लॉस हुआ, तो एक गैप क्रिएट हो गया, और उस गैप को फिल करने के लिए वाटर ऊपर की तरफ मूव करता है। तो उस पुल को, जिसकी वजह से वाटर ऊपर की तरफ मूव करता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन पुल। ठीक, सो ट्रांसपिरेशन पुल थियरी इसी पे बेस्ड है। अब ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो जाइलम एलिमेंट्स की वजह से हेल्प से होता है। फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो फ्लोएम की हेल्प से होता है। जाइलम का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये यूनिडायरेक्शनल होता है, ये बाई डायरेक्शनल होता है। याद रह जाएंगे चीजें। जाइलम में क्या होगा, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। इसमें सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक, अब ये सोर्स से सिंक की तरफ जाता है। सोर्स का मतलब जहां पे सिंथेसाइज हुआ फूड। मैंने बताया था सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। तो स्टार्च जो बना वो सुक्रोज में कन्वर्ट हो गया, और सुक्रोज ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम रूट टू अपर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो यहां पे कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम फाइबर इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो सिंक जहां पे वो यूज हो रहा है, सोर्स जहां पे वो फॉर्म हो रहा है, सोर्स टू सिंक।
इसको कहते हैं मंच हाइपोथेसिस, मंच हाइपोथेसिस। क्लियर? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन क्या है? रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक्सक्रीशन। इजेशन में क्या था? इजेशन था अनडाइजेस्टेड वेस्ट। डिफरेंस समझना, इजेशन इज रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट, ये रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, क्योंकि स्वेटिंग के थ्रू भी वेस्ट रिमूवल होता है, ठीक है ना। तो क्यों होता है ये? होम्योस्टेटिस मेंटेन करने के लिए, बॉडी का होम्योस्टेटिस मेंटेन रखने के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ किडनीज ही एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमारी बॉडी में, लंग्स, लीवर एंड स्किन एक्ट्स एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन आल्सो, ठीक है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो पेयर्ड किडनीज प्रेजेंट होती है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, राइट। उसके बाद पेयर्ड यूरिनरी ट्यूब्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ये चार इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। किडनीज आर बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। तो डायग्राम आए, लेबलिंग आए तो आप कर सकते हैं। यहां पे इंपॉर्टेंट सबसे चीज क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज नेफ्रॉन, ठीक है। तो नेफ्रॉन का डायग्राम आपको बहुत क्लियर कट आना चाहिए बेटा। दिस पार्ट इज नोन एज, चलो मैं यहां पे अलग से बनाता हूं, थोड़ा सा इजी रहेगा आपके लिए। दिस इज नोन एज बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल में एक तरफ से जो आर्टरी आ रही है उसको कहते हैं एफरेंट आर्टरी, अफरेंट आर्टरी, और जो यहां से निकलेगी वो क्या कहलाएगी? इफेरेंट आर्टरियोल। और यहां पे एक नेटवर्क बन जाता है कैपिलरीज का, विच इज नोन एज ग्लोमेरुलस। क्लियर? इससे जस्ट नीचे का पार्ट बोमेन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस दोनों मिलके क्या कहलाते हैं? मालपीजियन ट्यूब्यूल। इन दोनों को कंबाइन क्या कहेंगे? मालपीजियन ट्यूब्यूल। याद रहेगा, ठीक। अब इसके नीचे का, जस्ट नीचे का जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा? प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी, ये वाला पार्ट। देन लूपोफेनले, जिसकी दो ब्रांच हैं, डिसेंडिंग और असेंडिंग ब्रांच। एंड इससे दूर वाला हिस्सा क्या बना देगा? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। एंड फाइनली एक लार्ज ट्यूब्यूल में ये ओपन होते हैं, जिसको हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। तो दीज आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। और क्लियरली आप यहां पे देख सकते हैं, एफरेंट आर्टरियोल, ब्लड अंदर आया, इफेरेंट आर्टरियोल, ब्लड बाहर गया। बोमेन्स कैप्सूल कप लाइक स्ट्रक्चर है, जो कैपिलरी का नेटवर्क बना वो क्या हो गया? ग्लोमेरुलस। ये दोनों मिलके क्या कहलाएंगे? मालपीजियन ट्यूब्यूल, ठीक। फिर इसके जस्ट नीचे प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूपोफेनले, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। इसके चारों तरफ आप देख रहे हो एक कैपिलरीज का नेटवर्क है, जिसको पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, पीसीटीएन भी कहा जाता है, पेरी कैपिलरी ट्यूबुलर नेटवर्क, पीसीटीएन। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, यहां पे क्या होता है? यूरिन फॉर्मेशन होता है। यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप में बच्चों कंप्लीट होता है। पहला पार्ट होता है बोमेन्स कैप्सूल में, जिसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहा जाता है, क्योंकि जो एफरेंट आर्टरियोल ब्लड कैरी करती हैं उसमें कुछ वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है। तो वो बोमेन्स कैप्सूल की वॉल के थ्रू आ जाता है कहां पे? प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, और बाकी जो है ब्लड वो इफेरेंट आर्टरियोल के थ्रू आगे चला जाता है। तो क्योंकि प्रेशर में फिल्ट्रेशन हुआ, फाइन फिल्ट्रेशन हुआ, इसलिए इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। सेकंड जो फेज होता है यूरिन फॉर्मेशन का, दैट इज नोन एज ट्यूबुलर सिक्रीशन, क्योंकि प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से लेकर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बीच में डिफरेंट पार्ट्स में, इवन कलेक्टिंग डक्ट में भी डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग जगह पे कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस जो फिल्ट्रेट में है वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, इसलिए उसको ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कहा जाता है। लूपोफेनले में आप याद रखिए कुछ नहीं होता है। जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड डिसेंडिंग लिम्ब है लूपोफेनले का, इट इज इम्परमिएबल टू वाटर बट परमिएबल टू आयंस। और ये जो इधर वाला हिस्सा है, चलिए ये रहने दीजिए, उल्टा कर लीजिए इसको यहां पे। और तीसरा फाइनली क्या होगा? यहां पे अलग अलग पार्ट्स में, जैसे यहां पे प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वाले हिस्से में सोडियम आयंस, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है ना। और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में
कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम आयन अकर्स। और फाइनली जो कलेक्टिंग डक्ट है वहां पे ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है। यहां तक आते आते इसमें से सारी इंपॉर्टेंट चीजें निकाल ली जाती हैं और जो वेस्ट बचता है उसको हम क्या कहते हैं, यूरिन कहते हैं। तो ये पूरे स्टेप्स यहां पे आप देख सकते हो। एफरेंट आर्ट्रियोल से ग्लोमेरुलस में आया फिल्ट्रेट, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया। वोमेन कैप्सूल में जो फिल्ट्रेट है उसमें ग्लूकोज है, यूरिया, सोल्ट्स, वाटर है। प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में यहाँ पे पहला स्टेप स्टार्ट हो गया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में वाटर, ग्लूकोज और सोल्ट्स का रीअब्जॉर्प्शन हो गया। वहां से ब्लड कहाँ पहुंच गया, सॉरी फिल्ट्रेट कहाँ पहुंच गया, लूपोफेन लिम्ब में, जो कि डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर और सोल्ट का रीअब्जॉर्प्शन हो गया। और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में जो थोड़ा बहुत बच गया, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा यहाँ पे वाटर का और सोडियम आयंस का। इसके अलावा जो ड्रग्स हम लेते हैं, मेडिसिन मतलब हॉर्मोन्स हैं, वो सब यहाँ पे आ जाते हैं। एंड फाइनली कलेक्टिंग डक्ट से क्या हो जाता है, तीसरा स्टेप हो जाता है, दैट्स ट्यूबुलर सिक्रेशन, जहाँ पे यूरिया, क्रिएटिनिन एंड अमाउंट ऑफ वाटर इज एक्सक्रीटेड आउट। क्लियर। हीमोडायलिसिस, हालांकि अब ये सिलेबस में नहीं है, इसको आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जाता है। आप जस्ट एक बार इस डायग्राम को देख लीजिए, दैट विल बी सफिशिएंट। तो ये तो बात हो गई बेटा किसकी, लाइफ प्रोसेसेस की। अब दूसरा जो चैप्टर बचता है दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन एक पर्टिकुलर टास्क के लिए कंबाइंडली काम करते हैं, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। अब दो वर्ड और आपको यहां पे दिख रहे होंगे, स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। व्हाट इज स्टिमुलस, एनी चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जिससे ऑर्गेनिज्म का फिजिकल या बिहेवियरल चेंज देखने को मिले, दैट इज नोन एज स्टिमुलस। और उस स्टिमुलस के टुवर्ड्स हमारी बॉडी का जो रेस्पॉन्स है, जो रिएक्शन है उसको, सॉरी जो रिएक्शन है उसको हम रेस्पॉन्स कह देते हैं। अब इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। रिसेप्टर क्या है, जो सेंस ऑर्गन में हमारी सेल्स हैं जो उस स्टिमुलस को डिटेक्ट करती हैं और इंपल्स में चेंज कर देती हैं, दैट इज कॉल्ड रिसेप्टर। तो बॉडी में 5 टाइप के रिसेप्टर होते हैं, फोटो, फोनो मतलब हियरिंग के लिए, थर्मो टच के लिए, ऑल्फैक्टरी स्मेल के लिए एंड गैस्ट्रेटरी टेस्ट के लिए। और वो बॉडी पार्ट जो रेस्पॉन्ड करता है, रेस्पॉन्स देता है इंपल्स के टुवर्ड्स, उसको एक्शन में चेंज कर देता है, दैट इज नोन एज इफेक्टर। तो हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं वो इफेक्टर ऑर्गन का काम करते हैं। नर्वस सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है, जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, उसको कहा जाता है बेटा न्यूरॉन। अब एक न्यूरॉन में टिपिकली 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है दैट इज नोन एज साइटोन और सेल बॉडी, ये वाला एरिया, इसको आप साइटोन भी कह सकते हैं। उसके जो ब्रांच स्ट्रक्चर्स हैं दैट दे आर नोन एज डेंड्राइट्स, जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करती हैं। ये लॉन्ग स्टॉक दैट इज कॉल्ड एक्सॉन, जो इंपल्स को ट्रांसमिट करता है। तो हमेशा याद रखिएगा जो इंपल्स है वो सेल बॉडी से एक्सॉन की तरफ ट्रेवल करेगी बेटा, याद रहेगा आपको। तो डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, वहां से नर्व एंडिंग के थ्रू होता हुआ सिनेप्स तक पहुंच जाएगा। अब सिनेप्स क्या होता है, गैप बिटवीन नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन इज नोन एज सिनेप्स। तो ये ऊपर का एरिया प्रीसिनेप्टिक नोब कहलाता है, क्योंकि ये सिनेप्स से पहले का है, और इसके बाद का एरिया क्या कहलाएगा, पोस्ट सिनेप्टिक नोब। यहां पे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो केमिकल सिग्नल में चेंज हो जाते हैं। अब दो जो न्यूरॉन्स हैं उसकी जगह एक न्यूरॉन और एक मसल के बीच में कनेक्शन हो जाए, देन इट इज नोन एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये वाला। तो एंड ऑफ न्यूरॉन एंड अ मसल। अब 3 तरह के न्यूरॉन्स होते हैं बेस्ड ऑन द फंक्शन। सेंसरी न्यूरॉन कि सेंस ऑर्गन, जो 5 मैंने अभी साइंस ऑर्गन्स बताए थे, उन 5 सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, ब्रेन की तरफ इंफॉर्मेशन इंपल्स लेके जाने वाले, वो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं। मोटर न्यूरॉन उल्टा हो जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो रेस्पॉन्स है उसको सेंस ऑर्गन तक लेके आने वाले मोटर न्यूरॉन। और जो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का काम करे, लिंकर का काम करे,
दे आर नोन एज रिले न्यूरॉन्स। अब तीन तरह के क्योंकि एक्शन होते हैं, वॉलेंट्री एक्शन, जो हमारे विल पावर के कंट्रोल में है, इनवॉलेंट्री जिनका हमारे विल पावर पे कोई कंट्रोल नहीं है, तो वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होते हैं, और रिफ्लेक्स एक्शन जो स्पॉन्टेनियस सडन रेस्पॉन्सेज हैं जिसमें ब्रेन डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता, रिफ्लेक्स एक्शन कहलाते हैं, या ये कंट्रोल होते हैं स्पाइनल कोड से। तो अब पहले रिफ्लेक्स एक्शन की बात कर लेते हैं। तो सडन इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। और मैंने अभी बताया स्पाइनल कोड इसमें इन्वॉल्व होती है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, आप सबने देखा है। तो जो सारे वर्ड्स हमने यूज किए थे कि स्टिमुलस आया, चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कहां पे पहुंचा, रिसेप्टर के पास, रिसेप्टर उसको किससे, सेंसरी न्यूरॉन की हेल्प से स्पाइनल कोड के पास लेके जाएगा, स्पाइनल कोड से जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो मोटर न्यूरॉन की हेल्प से इफेक्टर ऑर्गन जो हमारी मसल्स हैं वहां तक आएगा। तो ये पूरा पाथ जो है ना बेटा, ये पूरा पाथ तो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स आर्क। और जब रेस्पॉन्स दिखाई दे जाएगा देन इट इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। और अच्छे तरीके से देखिए यहाँ पे आर्क और एक्शन का डिफरेंस, पाथवे जो है जो नर्व इंपल्स ट्रेवल करती हैं दैट इज कॉल्ड आर्क, और जब रेस्पॉन्स मिल जाता है देन इट इज नोन एज एक्शन। तो रिसेप्टर कौन हुआ, स्किन में, सेंसरी न्यूरॉन आपको पता है जो इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, स्पाइनल कोड डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है, वो एक मैसेज जरूर भेजती है ब्रेन के पास, है ना, लेकिन वहां से जो इंफॉर्मेशन होगी वो रिले कनेक्टिंग लिंकर न्यूरॉन के हेल्प से मोटर न्यूरॉन के पास आएगी और वो उसको पहुंचा देगा इफेक्टर ऑर्गन तक। तो ये सारा तो आर्क हो गया, और हाथ अगर यहां से हट जाता है देन इट इज नोन एज एक्शन। इज इट क्लियर? चलिए अब बात कर लेते हैं ब्रेन की, मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बींग्स, कंट्रोल सेंटर, रेगुलेटरी सेंटर, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, तीन पार्ट में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन में क्या आ जाता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन जिसको हम क्या कहते हैं, सेरेब्रम, सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। इसके अलावा फोर ब्रेन में और क्या आ जाता है, ऑल फैक्ट्री लोब्स, एंड तीसरा पार्ट क्या आ जाता है, हाइपोथैलेमस। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है फिर से, तो हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम और ऑल्फैक्टरी लोब इसमें दिखाया नहीं गया। ये सारा लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग सारे काम कौन करता है, सेरेब्रम। ठीक है, तो स्पेशलाइज्ड पार्ट जो ब्रेन का है, लार्जेस्ट पार्ट है, उसको हम क्या कह देते हैं, सेरेब्रम। उसके बाद हाइपोथैलेमस जो वॉलेंट्री एक्शंस हैं, ब्लड प्रेशर हो गया, वोमिटिंग, इस तरह के फंक्शन को जो रेगुलेट करेगा वो हाइंड ब्रेन करता है, इसमें पोन्स मेडुला, सॉरी पोन्स फेरोली और मेडुला ऑब्लंगेट आ जाता है। इसमें आप याद रखिए जो रेस्पिरेशन का कंट्रोल सेंटर होता है वो दोनों में होता है, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा। और सेरेब्रम सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है जो बॉडी का पोस्चर, इक्विलिब्रियम मेंटेन रखने में हेल्प करता है। और बाकी जो हिस्सा बच गया दैट इज मिड ब्रेन। ठीक है ना, ये भी इनवॉलेंट्री फंक्शन जैसे रिफ्लेक्स मूवमेंट्स हैं, आई का मूवमेंट है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये सारे पार्ट्स हैं, यहाँ पे आप यहां से आप नोट्स बना सकते हैं। सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट, रीजनिंग, सारे जो लॉजिकल एक्शंस हैं, हाइपोथैलेमस सेरेब्रम के बेस पे होता है, सेरेबेलम सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है, पोस्चर और इक्विलिब्रियम मेंटेन, बैलेंस मेंटेन करता है, मेडुला पोन्स इनवॉलेंट्री फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। ठीक है ना, अब नर्वस सिस्टम कैसे प्रोटेक्ट होता है, सबसे पहले जो सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है ब्रेन, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय दिस कवरिंग नोन एज क्रैनियम, जिसको हम स्कल भी कहते हैं। ठीक है, नेचर ने ये क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स दिया है। इसके अलावा तीन मेनिंजेस होती हैं, अभी बताता हूं कौन कौन सी। स्पाइनल कोड में भी सेम तीन टाइप के मेनिंजेस होती हैं, और इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलती है विद द हेल्प ऑफ वर्टेब्रल कॉलम, जो बैक बोन होती है जहां पे 33 बोन्स एक दूसरे से जुड़ी होती है, वर्टेब्रे की फॉर्मेशन करती है। ठीक, अब देखिए मेनिंजेस क्या होती हैं, ये तीन कवरिंग्स हैं।
ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड मेम्ब्रेन एंड पायामेटर। ये तीन प्रोटेक्टिव लेयर्स जो ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों में प्रेजेंट होती है, ब्रेन को स्पाइनल कोड को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इनके बीच में क्या बना होता है? इनके बीच में बना होता है बेटा एक फ्लूइड जिसको CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। वो क्या करता है? फ्रिक्शन रिड्यूस करता है मेम्ब्रेन्स के बीच में। ठीक, तो ब्रेन के बाद स्पाइनल कोड, ये फोर ब्रेन के पार्ट हो गए। मिड ब्रेन में कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरेब्रल पेडंकल्स होते हैं, और हाइंड ब्रेन में सेरेबेलम, पोन्स और मेडुला ओब्लांगेटा। उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो चीजें होती हैं, क्रैनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। वो नर्व्स जो ब्रेन से अराइज होती हैं दे आर नोन एज क्रैनियल नर्व्स, जो स्पाइनल कोड से अराइज होंगी वो स्पाइनल नर्व्स। ह्यूमन बींग्स में 12 पेयर्स होते हैं क्रैनियल नर्व्स के और 31 पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व्स के। याद रह जाएगा। अब उसके बाद केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? देखिए, ग्लैंड क्या होता है? वो सेल्स, ये वो टिश्यू जो स्पेसिफिक सब्सटेंसेस बहुत लो अमाउंट में रिलीज करते हैं और उनका एक्शन भी स्पेसिफिक होता है, दे आर नोन एज ग्लैंड्स। दो टाइप के ग्लैंड हमारी बॉडी में मिलते हैं, एक्सो एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन डक्ट वाले ग्लैंड होते हैं, वो क्या करते हैं? वो अपने सिक्रीशन को उन डक्ट की हेल्प से बॉडी में रिलीज करते हैं। जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि उनमें कोई डक्ट नहीं होती, वो अपनी सिक्रेशन को डायरेक्टली ब्लड में रिलीज कर देते हैं। तो ये जो एनसीईआरटी के डायग्राम में दिखाए गए हैं, ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड हैं। और एंडोक्राइन या ग्लैंड्स के सिक्रेशन को हार्मोन कहा जाता है, जो कि केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं, वेरी स्पेसिफिक इन देयर नेचर, और उनकी फंक्शनिंग फीडबैक मैकेनिज्म के कंट्रोल में होती है। ये कुछ एग्जांपल्स आप याद रख लीजिएगा एक्सोक्राइन ग्लैंड के, बाकी सारे एंडोक्राइन है। ठीक है, तो हमें ये पढ़ना है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ने हैं। लोकेशन के हिसाब से दिया हुआ है, हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन का पार्ट है। ये ग्रुप ऑफ हार्मोन रिलीज करता है, इनहिबिटिंग एंड रिलीजिंग हार्मोन। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है और उसके हार्मोन्स की जो सिक्रेशन है उसको रेगुलेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। इसमें तीन पार्ट होते हैं, बहुत सारे हार्मोन सिक्रेट करता है, तो इतना डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। इसकी जैसे इसमें एक ग्रोथ हार्मोन होता है, इसकी एक्सेस सिक्रेशन हो जाए तो जायंटिज्म, बहुत ज्यादा लंबाई बढ़ जाती है, कम रह जाए तो ड्वार्फिज्म हो जाती है। आपने देखा कुछ लोगों की हाइट बहुत कम होती है। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन, गोइटर आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है। तो इसी तरह पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथॉर्मोन, इसको कोलिप्स हार्मोन भी कहा जाता है, इट इज नोन एज कोलिप्स हार्मोन। तो ये सारे के सारे आपको याद रख लेने हैं। डायबिटीज इंसुलिन की डेफिशिएंसी से होता है, पैनक्रियाज से रिलीज होता है। ये इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, ये दो हार्मोन अल्फा और बीटा सेल से, ग्लूकागोन क्या करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ये गोनेड्स जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ये बात हो गई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की एनिमल्स में। अब प्लांट्स में कैसे होता है? प्लांट में जो मूवमेंट होता है, दो तरह के मूवमेंट होते हैं, एक ग्रोथ रिलेटेड होते हैं, डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं जिनको ट्रोपिक मूवमेंट्स कहते हैं, और दूसरे नेस्टिक मूवमेंट होते हैं। ठीक है, प्लांट्स में बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आ सकता है कि कैसे डिफर करता है प्लांट का कोऑर्डिनेशन एनिमल के कोऑर्डिनेशन से। देखिए, प्लांट होते हैं सिंपल, तो उसमें सिर्फ हार्मोनल रेगुलेशन, ओनली हार्मोनल सिस्टम, जबकि एनिमल्स में नर्वस प्लस हार्मोनल दोनों रेगुलेशंस होते हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होने की वजह से दोनों रेगुलेशन एनिमल्स में, लेकिन प्लांट में सिर्फ हार्मोनल रेगुलेशन, कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है। ये ट्रोपिक मूवमेंट्स, नाम से आपको समझ रहा होगा। फोटो का मतलब लाइट, जियो का मतलब ग्रेविटी, कीमो का मतलब केमिकल्स, हाइड्रो का मतलब वाटर, एंड थिग्मो का मतलब टच। अब ट्रोपिक मूवमेंट्स में देख लीजिए, अगर रेस्पॉन्स है टुवर्ड्स स्टिमुलस, रेस्पॉन्स इज, क्योंकि जो स्टिमुलस आएगा उसके टुवर्ड्स रेस्पॉन्स देगी बॉडी, तो रेस्पॉन्स टुवर्ड्स है स्टिमुलस तो पॉजिटिव,
और स्टिमुलस से अवे है तो नेगेटिव। याद रहेगा? देखिए कैसे। तो ये पांचों वर्ड मैंने आपको क्लियर कर दिए। अब नेस्टिक में देखिए, फोटोनेस्टी एंड थिग्मोनेस्टी, ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है, नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ। तो लाइट के लिए नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है तो फोटोनेस्टी, टच के लिए नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है तो थिग्मोनेस्टी। तो देखिए दोनों का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लीजिएगा। ये डायरेक्शनल, ये नॉन डायरेक्शनल, ये स्लो, ये फास्ट, ये सारे प्लांट पार्ट में होगा, ये सर्टेन पार्ट में होगा। ये रिलेटेड टू ग्रोथ, एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, ये ग्रोथ रिलेटेड होते हैं, इनका ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं होता। अब ये देखिए फोटो, आप आराम से घर पे देख सकते हैं, आपने देखा भी है, सनफ्लावर का मूवमेंट देखा है कि जिधर जिधर लाइट जाती है उधर की तरफ वो मूव कर देता है। तो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स फोटोट्रोपिज्म। तो जो अपर पार्ट है प्लांट के, स्टेम है, मैंने क्या बताया, टुवार्ड्स है तो पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक, रूट्स लाइट से दूर ग्रो करती हैं तो रूट्स आर नेगेटिवली फोटोट्रोपिक। याद रह जाएगा। अब ग्रेविटी के लिए, जो रूट्स हैं ग्रेविटी की तरफ जाती हैं तो रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रोपिक, और अपर पार्ट जो है स्टेम ब्रांचेस जो हैं वो अवे जाती हैं, दूर जाती हैं ग्रेविटी से, तो नेगेटिवली जियोट्रोपिक होगी। कीमोट्रोपिज्म, ये मूवमेंट है इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। आपने पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन देखी है कि जो मेल गैमेट्स है, पोलन ग्रेन्स हैं, स्टिग्मा पे आके चिपक जाते हैं। स्पीशीज स्पेसिफिक रिएक्शन होता है, एक पर्टिकुलर स्पीशीज का जो पोलन ग्रेन है वो उसी स्पीशीज के स्टिग्मा पे आके चिपकेगा और पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी। तो ये पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म का एग्जांपल है। लेकिन अगर दूसरी स्पीशीज का होगा तो पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन नहीं होगी, देन इट इज नोन एज नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म। वाटर के टुवर्ड्स रेस्पॉन्स हाइपोट्रोपिज्म कहलाता है। इसमें भी जो रूट्स हैं वो पॉजिटिवली जियोट्रोपिक होंगी, अपर पार्ट ऊपर की तरफ ग्रो करता है तो वो नेगेटिवली हाइड्रोट्रोपिक होगा। एंड टच, तो जो पार्ट टच शो करेगा वो पॉजिटिव, जो नहीं करेगा वो नेगेटिव। और नेस्टिक मूवमेंट neither towards nor away from the stimulus, क्योंकि ग्रोथ इंडिपेंडेंट है, स्पेसिफिक पार्ट में ही होता है। तो मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस जो डायरेक्शनल नहीं होता उसको नेस्टीज कहा जाता है, नेस्टिक मूवमेंट्स। और क्योंकि मैंने आपको बताया प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता तो हार्मोन्स ही हर काम के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। तो दो तरह के ग्रोथ जो हार्मोन्स होते हैं प्लांट हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन्स या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहा जाता है। तो ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड गिबरलिन ये ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, जबकि एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। इथाइलिन इज ओनली गैसियस हार्मोन जो प्लांट्स में मिलता है। ठीक, ये ऑक्सिन नेचुरल भी हो सकता है, ऑक्सिन सिंथेटिक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे हार्मोन की समरी उनके फंक्शंस के साथ आपको यहां पे दिखाई दे रही है कि जैसे ऑक्सिन है सेल एनलार्जमेंट करता है, लाइट और ग्रेविटी के रेस्पॉन्स को कंट्रोल करता है, स्टेम की ग्रोथ को बढ़ाता है। इसी तरह गिबरलिन जो है ये ऑक्सिन के साथ मिलके सेल का डिफरेंशिएशन करता है, सीड डोरमेंसी, बड डोरमेंसी को ब्रेक करता है, तो फ्रूट की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन, सेल का नंबर बढ़ा देता है। एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की बात होगी। फिर भी आपको लगता है कोई कंफ्यूजन है, कोई इफ बट है, तो क्या करना है आपको, आपके फेवरेट स्टडी डेस्टिनेशन पे आ जाना है, दैट इज इनके बाद इनके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी बताऊंगा आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। पीवाईक्यूज भी डिस्कस होंगे। आज हमने बायो का पार्ट कर लिया, इसके बाद फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स भी डिस्कस होगी। उसके बाद पीवाईक्यूज और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जिसमें अगर आप कहेंगे कमेंट सेक्शन में तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी हम इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो ये कर दीजिए और पढ़ते रहिए।